बढ़ रही जनसंख्या एक वरदान है या फिर एक अभिशाप है? बात करने के लिए दो खास मेहमान जो कि विशेषज्ञ इस विषय के, मनु गौर जनसंख्या विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और साथ ही पूनम मुटरेजा कार्यकारी निदेशक पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। पूनम जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। आज जो ये आंकड़े आए हैं, आपके हिसाब से ये अच्छी खबर है भारत के लिए या फिर बुरी खबर? के नंबर्स को बुरी खबर कहना तो मैं कभी भी सही नहीं समझती थी, ना ही समझूंगी। हाँ, हमारे देश के लिए चुनौती है, बुरी खबर नहीं है। हम इसको एक कन्वर्ट कर सकते हैं अच्छी खबर। कैसे? हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे भी हमें करनी चाहिए। अगर हमारी आबादी, स्पेशली जो यंग लोग हैं, 660 करोड़ लाख हमारे यंग पीपल हैं जो 29 की उम्र से कम हैं। हम महिलाएं हैं जो जल्दी जिनकी शादी हो जाती है, ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, उनको कोई फ्रीडम नहीं है, क्या डिसाइड करेंगी कब शादी होगी, कब बच्चे होंगे, कितने बच्चे होंगे। तो हम महिलाओं का सशक्तिकरण, ये एक बहुत अपॉर्चुनिटी है, महिलाओं का सशक्तिकरण करें और हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है हम उनको प्रोडक्टिव बनाए, क्योंकि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी 25 साल की है डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए। और कंट्रीज, आयरलैंड और बहुत सी कंट्रीज ने इसका फायदा उठाया है। दूसरा, आप देखिए कि कितने देश है, चाइना को चिंता है, ये चिंताजनक है कि पॉपुलेशन माइनस होना और इतनी गिरावट होना, जैसे जापान, कोरिया, यूरोप में, इन लोग को सबसे बड़ी समस्या होगी कि इन लोग के पास लोग नहीं होंगे काम करने के लिए। चाइना का भी ये हाल होगा और इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने लिए स्किल डेवलपमेंट करें और हम इन देशों के साथ जहां जरूरत है मिलकर वो इन्वेस्ट करें, ताकि हमारा ब्रेन ड्रेन नहीं हो। वो एजुकेशन और स्किल में इंडिया में इन्वेस्ट करें और हम विश्व के अन्य कोनों में लोग हमारे यहाँ से जाएंगे, वैसे भी जा रहे हैं, पर एक ब्रेन ड्रेन की तरह नहीं, एक ड्रेन ना हो इंडिया पे, तो ये भी इन्वेस्ट करें। और तीसरा, महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको हमें अधिक से अधिक काम में लाना होगा और इसी से हमारी जो तरक्की है वो सुनिश्चित हो पाएगी। मनु गौर जी, आप किस तरह से देखते हैं आज के जो आंकड़े आए हैं, क्योंकि इससे देश में एक बार फिर से ये बहस भी छिड़ सकती है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाया जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा तबका है जो ये वकालत भी करता है, कहता है कि जो आबादी बढ़ती है तो उससे संसाधनों पर बोझ भी बढ़ता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आबादी बढ़ती है तो संसाधनों पर बोझ बढ़ता ही है। दुनिया के 2.4% भूभाग पर अगर दुनिया की 40% आबादी रहेगी तो संसाधनों पे बोझ पड़ना स्वाभाविक ही है। हर व्यक्ति अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी अर्निंग्स के हिसाब से अपना फैमिली साइज डिसाइड करता है। तो क्यों इस देश का फैमिली साइज इस देश के अर्निंग मेंबर्स की, इस देश की पॉकेट के हिसाब से डिसाइड होना चाहिए, इस देश के रिसोर्सेस के हिसाब से डिसाइड होना चाहिए। दूसरी चीज जो बात कही कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको कब मिलता है? जब आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस प्रॉफिट में आता है। लेकिन वहीं अगर हम देखें कि हमारे देश में जितने भी राज्य सरकारें हैं सारे के सारे कर्जे में हैं, सब डेफिसिट का बजट लेकर आते हैं, चाहे इवन देन भारत सरकार हो। तो आप ये बताइए कि हम कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा क्योंकि कंज्यूमर बेस बड़ा होगा। कंज्यूमर बेस बड़ा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगा? जब कंज्यूमर इस लायक होगा कि वो खर्च कर पाएगा। आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं? आज की डेट में जब देश में पहला बीपीएल सर्वे हुआ 1961 में, हमारे देश में 19 करोड़ लोग अति गरीब थे। 2011 के सेंसस में वो बढ़कर 36 करोड़ हो गए। तो उन लोगों को वेलफेयर स्कीम्स के द्वारा पाला जा रहा है। उन लोगों को जब वेलफेयर स्कीम्स के लिए, उनके वेलफेयर स्कीम्स के द्वारा पाला जाएगा तो फिर वो कंज्यूमर बेस, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भागीदारी कहां से आएगी? लेकिन गौर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो 140 बिलियन का आंकड़ा आया है, ये 140 बिलियन अपॉर्चुनिटीज भी है इंडिया के लिए, ये भी एक तर्क दिया जाता है। नहीं, देखिए, आप क्या चाहते हैं? आप इस देश को क्या लेबर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना चाहते हैं?
क्या हमारा स्किल्ड मैन पावर है हमारे देश में? क्या आज की डेट में हम ये बात तो कर रहे हैं कि सब जगह लोग बाग जाएं, दूसरे देशों में जाएं, उनके लिए दूसरे देशों में जहां पॉपुलेशन कम है, वर्कफोर्स की कमी है, वहां पर हम अपने ट्रेंड लोगों को भेजें। तो क्या हम दूसरे देशों के लिए अपनी जनरेशंस के फ्यूचर को बर्बाद करेंगे? जी। इस तो यही सवाल पूनम जी आपके पास आना चाहूंगा। जो तर्क मनु जी दे रहे हैं कि हमारे संसाधनों पर बोझ पड़ रहा है, हम दुनिया की केवल 2% क्षेत्र हमारे पास है, लेकिन 40% आबादी अगर हमारे पास आएगी तो हम कहाँ, कैसे उनका पेट भरेंगे, किस तरह से हम कर पाएंगे? क्योंकि अभी भी हम विकासशील देश की श्रेणी में ही है। अभी तक हमारा जो लक्ष्य है वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ही है। हम कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है दुनिया की। हम बन सकते हैं बड़ी इकोनॉमी अगर हम ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाएं और स्किल करें लोगों को। और हम स्किल, हमारे में है शक्ति स्किल करने की और जॉब्स क्रिएट करने की, सबसे पहले इंडिया के लिए। और बाहर क्यों नहीं, अगर कैपिटल बाहर से आ सकता है, हम कितने प्राउड होते हैं जब ये देखा जाता है कि हर बार सबसे जो बड़ी कंपनीज है अमेरिका में, 7 of them are headed by Indians. हम उससे we are very proud of that and why should we not be? दूसरा, जन इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि हम प्रोडक्शन सस्टेनेबल करें। इंडिया इज कंज्यूमर द वर्ल्ड। गौर साहब कैसे ये बात कह देते हैं कि जबकि पूरा वर्ल्ड इंडिया को देखता है एज अ कंज्यूमर। लेकिन ये बात तो हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं पूनम जी, जब लाल किले पर उनका भाषण होता है तो वो भी जनसंख्या की ओर आकर्षण दिलाते हैं, ध्यान दिलाते हैं किस तरह से जनसंख्या एक चुनौती है हमारे लिए। कौन दिलाते हैं? सॉरी, हमारे प्रधानमंत्री जब लाल किले से बोलते तो वो भी इस बात का मेंशन करते हैं, बोलते हैं कि जनसंख्या को लेकर एक चुनौती है जिस पर कि ध्यान देना चाहिए। हाँ, ऊपर उन्होंने कहा कि वॉलंटरी लोगों को कम बच्चे पैदा करने चाहिए, पर वो ये भी जानते हैं, और गौर साहब ये आपने डेटा में भी देखा होगा कि इंडिया की वांटेड फर्टिलिटी 2 से कम है। महिलाएं और परिवार गरीब से गरीब आज 2 से ज्यादा बच्चे नहीं चाहते। तो हमें चाहिए कि जन साधन उनके पास ले जाएं। फैमिली प्लानिंग के लिए टेम्पररी मेथड, 70% पॉपुलेशन हमारी बढ़ती है क्योंकि हमारी यंग पॉपुलेशन है। लेकिन पूनम जी एक सवाल और भी है, समय मेरे पास कम है, आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। जब ये प्रेडिक्शन होता है कि 2050 तक हर 5वां भारतीय जो है वो बुजुर्ग होगा, तो क्या हमें अभी से प्लानिंग नहीं करनी होगी उनके लिए कि हम उनकी देखभाल कैसे करेंगे? हमारे तो सोशल सिक्योरिटी का भी अभाव है। बिल्कुल, हमारे को उनके लिए भी, और हमारे पास साधन हैं। और साधन मैं जब कह रही हूं है क्योंकि देखिए, अगर कम बच्चे होंगे, कम मैटरनल मोर्टेलिटी होगी, कम चाइल्ड मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी होगी। इससे कैलकुलेशंस इकोनॉमिस्ट ने, डेमोग्राफर्स ने किया है कि अगर आप फैमिली प्लानिंग में इन्वेस्ट करते हैं, यंग लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा बचता है एजुकेशन पे, हेल्थ पे। तो हमें राइट इशू पे फोकस करना चाहिए, ये नहीं कि जनसंख्या को मुसीबत बना के उनको कोसें। हमको बिल्कुल ऐसा, ये ठीक है, इंडिया सही दिशा में जा रहा है। और गौर साहब आपको भी मिलके सबके साथ, क्योंकि मुझे मालूम है आपको चिंता है, पर गौर साहब का जवाब ले लेते हैं। मेरे पास केवल 1 मिनट का समय बचा है। गौर साहब, आप अगर जवाब देना चाहें पूनम जी को तो। बिल्कुल मैं जवाब देना चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा पूनम जी की बात सुन के, जो पूनम जी ने कहा कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कम बच्चे पैदा करने चाहिए। लेकिन जो लोग ये सोच नहीं रखते, इतनी समझ नहीं रखते कि छोटा परिवार रखकर ही वो सुखी परिवार हो सकता है, वो अपनी नई जनरेशन्स के लिए अच्छा जीवन स्तर दे सकते हैं, उन लोगों के लिए कोई पॉलिसी क्यों नहीं बननी चाहिए? आप अगर देखेंगे तो आज की डेट में लोकल बॉडी इलेक्शंस लड़ने वालों के लिए 2 चाइल्ड नॉर्म है कई स्टेट्स में। इनकम टैक्स पेयर्स जो हैं उनके लिए 2 बच्चों तक की एजुकेशन फीस में रिलैक्सेशन मिलता है, रिबेट मिलती है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब्स में देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब में 2 चाइल्ड नॉर्म बहुत जगह कई स्टेट्स में लागू है, उनके इंक्रीमेंट्स में लागू है। तो जो लोग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते उनके लिए तो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, लेकिन जहां पर ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं वहां पर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत। शायद आज के आंकड़ों के बाद इस दिशा में कोई कदम उठाने पर विचार भी किया जाए। लेकिन बहरहाल पूनम जी और मनु जी, आपका
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए।